नमस्कार। कृषि नारायण के फेसबुक लाइव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कृषि में ना सिर्फ पारंपरिक तरीकों में काम करते हैं, बल्कि ऐसे नए विचारों और तकनीकों के साथ एक नया मुकाम भी देते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाले युवराज परिवार भी ऐसे एक परिशील किसान है, जिनकी मेहनत और दूरदर्शन ने उन्हें आज भारत के सबसे बड़े किसानों में से एक बना दिया है। 3 दिसंबर 2024 को उन्हें कृषि जगत द्वारा आयोजित और महिंद्रा ट्रैक्टर द्वारा प्रायोजित मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड में फर्स्ट रनर अप रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें भारत के दूसरे रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया का खिताब मिला। ऐसे में आइए उनकी सफलता की कहानी में विस्तार से जानते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि कृषि को व्यवसाय में बदलकर कैसे शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है। युवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। धन्यवाद विवेक जी। मेरा नाम युवराज परिहार है और मैं आगरा जिले से आता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में है। और आगरा के पास ही एक गांव है बांगुरी। वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ और वहीं मेरी खेतीबाड़ी है, वहीं मेरा फार्म है जी। जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आपने कृषि को व्यवसाय में बदलने की शुरुआत कब और कैसे की? विवेक जी, मैं 2002 के आसपास इसमें आया हूँ, खेतीबाड़ी के काम में आया हूँ। और मुझे लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं और तब से लगातार मैं खेतीबाड़ी में काम कर रहा हूँ। खेतों पर है, जो बेस्ट हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। और सिर्फ अपने ही फार्म पे नहीं, लगभग 1800 से लेके 2000 2500 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लगातार कुछ भी नया हम लोग आपस में सीखते हैं एक दूसरे से। कुछ भी हमारे पास इंडस्ट्री में कुछ नया चेंज आता है, हम उस पर लगातार चर्चाएं करके और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान इसमें कहते हैं कि फायदेमंद है, तो वही बहुत सारे किसान ये भी कहते हैं जो खेती है फायदे का सौदा नहीं है, तो खेती छोड़ के वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और शहरों में मतलब जो किसान है वो मजदूर बन गए। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप कृषि में किसी नई तकनीक या विधि का उपयोग कर रहे हैं जिससे आपकी खेती जो है लाभकारी सिद्ध हुई है? विवेक जी, इसमें बहुत मल्टीपल इसके वो हैं, फैक्टर हैं जो काम करते हैं। कोई एक कारण ऐसा नहीं है जिसका मैं कह सकूं। देखिए, अ, दो तीन चीजें बड़ी अहम है किसी भी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। पहले आपकी प्लानिंग, फिर उस प्लानिंग के बाद में आकर आपका एग्जीक्यूशन, और उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग। तो ये किसी भी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए तीन चीज है, चौथा कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। प्लानिंग से मेरा मतलब आता है कि हमें कब कौन से टाइम पे कौन से सीजन में कौन सी खेती करनी है। और जो खेती हम करना पसंद कर रहे हैं, वो जैसे कि मेरी क्रॉप आलू ही क्यों ना हो, तो आलू की हम कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं और उसके सराउंडिंग एरियाज में या पूरे हिंदुस्तान में वो टाइम पे कौन कौन सी दूसरी क्रॉप आ रही है और उन क्रॉप की क्या कंडीशन है। हमसे पहले इंदौर में आलू की बुवाई होती है, इंदौर में आलू की बुवाई होती है, एमपी कुछ एरिया में आलू की बुवाई होती है। तो अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें और एक देखें कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी क्रॉप लग रही है, तो हम उस अगर हमें लग रहा है कि बाकी सारे एरियाज में क्रॉप कम है, तो हम अपने क्रॉप को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हम अपने क्रॉप को बढ़ा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम जितने पास हमारी लैंड है, मैक्सिमम उस क्रॉप को करें जिसको और लोग नहीं कर पा रहे हैं दूसरे राज्यों में। चाहे वो पानी की कमी की वजह से या मौसम की वजह से या किस वजह से। कभी होता क्या है कि लेट अगर बारिश हो जाती है, तो बहुत सी फसलें हैं जो सितंबर अक्टूबर में जिनकी बुवाई होती है, वो नहीं हो पाती हैं। तो अगर हमें मालूम पड़ गया कि फलाने एमपी में या उत्तराखंड में या कहीं पर भी, हिमाचल में या साउथ में या महाराष्ट्र में कोई फसल लगनी थी और वो फसल नहीं लगी है, तो इसका मतलब है कि कहीं गैप हो गया है, तो मार्केट में प्रोडक्शन गैप आ गया। तो हमने प्लानिंग में वो सारी चीजों को मॉनिटर कर लिया। हमें कौन सा सीड लगाना है, कहाँ से सीड लाना है, कहाँ से कैसे करना है, ये सारी चीजें हमारा प्लानिंग का पार्ट हो गया। उसके बाद बात आती है एग्जीक्यूशन की, कि हमने उस प्लानिंग को सही समय धरातल पर ले आए। जो आलू का बुवाई का उचित समय है, जो भी आपकी क्रॉप है, किसान तो हर चीज की खेती करते हैं, जो भी आपकी क्रॉप है आप उस क्रॉप को जगह पे ले आए, टाइम पे आपने उसकी सोइंग कर दी, प्रॉपर तरीके से आपने खेत की जुताई की, मिट्टी की जांच कराई, उसको देखा, जो आपको फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी वो अपने फर्टिलाइजर डाले उसमें, आपने अपना बुवाई कर दी, आपने प्रॉपर तरीके से काम कर लिया। उसके बाद में दिक्कत आती है कि आपने उसकी मॉनिटरिंग कैसे की। आपने सारे काम कर लिए,
तो मॉनिटरिंग भी इसमें अहम पार्ट है, और मॉनिटरिंग सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। एक पार्ट तो हो गया बेस पैदा करना, और उतना ही अहम है उस आपकी उपज की सही पैदावार की उपज की सही मूल्य लेना, वो मार्केट में सही बिके, किस समय बिके और कब बिके। तो इन सब के लिए एक मॉनिटरिंग का वर्ड है कि आपने अपनी पहले तो प्रॉपर क्रॉप की मॉनिटरिंग करी कि मुझे कब दवाई लगानी है, कब उसमें पानी देना है, कब खाद देना है। और जब आपकी फसल तैयार हो गई तो आपने हार्वेस्ट करने के बाद में उसे वेयर हाउस में, गोडाउन में या कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। अब मॉनिटरिंग आती है कि मुझे पैदावार तो मैंने अच्छा कर लिया, एक पार्ट तो मेरा पूरा हो गया। दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट प्रोडक्शन, दूसरा पार्ट उसके सेल करना। तो दूसरे पार्ट में सेल करने के टाइम पे मैंने उचित समय पे उसे सेल किया कि नहीं किया। मैंने जब सेल किया उससे पहले अपनी पूरी प्लानिंग में सारा हिंदुस्तान का डाटा लिया कि नहीं लिया, चाहे सोयाबीन हो या बाजरा हो या मूंग की दाल हो या कुछ भी हो, आपको पूरा देखना होगा कि इस साल ये क्रॉप कितनी है, बाजार में डिमांड कितनी है, रेट कैसे मिल रहे हैं, आगे कौन सी क्रॉप आ रही है। तो इस तरह से हमने तीनों फैक्टर पे काम किया, और तीनों फैक्टर पे काम करने के बाद तब जाकर के आपको एक सही बाजार में, जो अंततोगत्वा तो हमारा जो लास्ट एक उद्देश्य होता है कि हमें अपनी उपज का सही मूल्य मिल जाए, सिर्फ पैदा करना ही नहीं होता है। तो सही मूल्य मिल गया, हमने बेच दिया। मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी क्रॉप में कभी नुकसान होगा। कभी तो हम पैदा करने में चूक कर जाते हैं, और अमूल जो सामान्य तौर पे हम लोग उसे बेचने में चूक कर जाते हैं। जब भाव ठीक होता है हम बेच नहीं पाते हैं, भाव कम हो जाता है हम बेचते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। तो बस दो ही तीन चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है एग्रीकल्चर में या खेती बाड़ी करने में। समय पे आप उसे अच्छे से पैदा करिए, और सही समय पे उसे बाजार में बेच के अपना सही उसका उचित मूल्य प्राप्त करिए। जी। अ, आपने जो बताया कि जो इसकी चर्चा भी होती है कि यदि किसानों को खेती को लाभकारी बनाना है तो उनको फसल लागत कम करनी पड़ेगी, तभी उनका मुनाफा बेहतर होगा। तो आप जो है इतने बड़े लेवल पे खेती कर रहे हैं, तो आपने अपनी लागत को कैसे कम किया है और मुनाफा में इतना मतलब कैसे बढ़ोतरी किया है? देखिए, लागत कम करना अपने आप में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका नहीं है। आप कहाँ आप लागत कम करने की दो तीन जगह है आपके पास। खेती में कोई बहुत ज्यादा तो फैक्टर होते नहीं है। एक तो आती है, मेन कॉस्ट आती है कि आपकी जो लैंड है वो ऑन है या आपकी रेंटेड है। अगर आपकी ऑन लैंड है तो आपको उसका रेंट पे नहीं करना है। दूसरा लागत का अहम पार्ट आता है कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और लेबर। तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड में आपको ये देखना है कि जो चीज आप अपने खेतों में लगा रहे हैं क्या उसकी आवश्यकता है कि नहीं है। मैंने यूरिया लगाया खेत में, तो क्या यूरिया की खेत में आवश्यकता है कि नहीं है। मैंने डाई अमोनियम फास्फेट लगाया, तो क्या उसकी आवश्यकता है कि नहीं है। उसके लिए मुझे करना ये होता है कि मुझे समय समय पर अपने खेतों की जांच करनी है। सामान्य तौर पर किसान की थोड़ा सा भेड़ चाल वाली स्थिति होती है, इस बगल वाला कर रहा है तो मैंने भी कर दिया। बगल वाले के खेत में हो सकता है कि यूरिया की, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो, पोटास की डेफिशिएंसी हो, और वो लगा रहा हो। और चूंकि आपने पता नहीं किया, तो एक ही इसमें लागत के सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं। बीज तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा, उसमें तो कोई फंड है नहीं है। एक निश्चित मात्रा में आपको बीज दे देना होगा उसको। आपका जो मेन जहां पे आप बचत कर सकते हैं, वो अपने जो खाद है, दवाइयां हैं, क्या उनकी आवश्यकता है। और आवश्यकता है तो कौन सी खाद दवाई की आवश्यकता है जो कि उपयोगी हो मेरे लिए, और कितनी मात्रा में आवश्यकता है। दूसरा, आपने अगर ये चीजें पता कर ली, तीनों चीजें, कि क्या आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है, तो आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि लगातार आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराइए। उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स की कमी है वो बताइए, और उसके बाद में उतनी ही खाद डाली जितनी आवश्यकता हो। होता क्या है कि हम लोग खाद ज्यादा डाल देते हैं, उनकी आवश्यकता होती नहीं है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेट हमारे नफा नुकसान पर इफेक्ट करेगी वो। तो हमें खेतों की मांग के हिसाब से, जमीन की मांग के हिसाब से, जो चीजें हमारी जमीन में कम है, हमें उतना ही मात्रा में खाद देना है। इसकी आवश्यकता नहीं है वो नहीं देना है। हम अपनी एक बहुत बड़ी लागत में कमी ला सकते हैं। दूसरी बात, लेबर की कॉस्ट आती है। आजकल हिंदुस्तान में लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो जितना ज्यादा हो सकता है हम ऑटोमेशन पे, मैकेनिज्म पे जाएं। नए नए आजकल तो खेती बाड़ी के इक्विपमेंट आ रहे हैं, ट्रैक्टर इक्विपमेंट आ रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल करें। और जितना ज्यादा हम ऑटोमेशन पे और
जाएंगे, मशीनरी पे, मैकेनिज्म पे जाएंगे, उतनी ज्यादा हम लेबर की कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। दो के अलावा और तीसरा कोई इसमें होता ही नहीं है जहां पर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। दो ही चीजें हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप खाद दवाएं जो लगा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, और दूसरा अपने खेतों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मैकेनिज्म या ऑटो मोड पे जाइए, ऑटोमेशन पे जाइए। आप निश्चित तौर पर कुछ न कुछ फसल में जो लागत है उसको आप कम कर पाएंगे। जी। जी। जैसा कि पीछे आपने जिक्र किया कि आप उन फसलों की ज्यादातर खेती करना पसंद करते हैं मार्केट जिनकी डिमांड है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप फिलहाल अभी जो है कि किस फसल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उनका ज्यादा उत्पादन करते हैं? मेरा मेन फोकस आलू के ऊपर है, और हमारे आगरा जिले में हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़ा हब है आलू का। किसी भी देश में इतना, एक छोटे से एक या बड़े से जो भी डिस्ट्रिक्ट है हमारा आगरा, उस एक डिस्ट्रिक्ट में इतना आलू ना तो कहीं पूरे वर्ल्ड में स्टोरेज होता है और ना कहीं पैदा होता है। प्रोडक्शन वाइज बहुत से देश हमसे आगे हैं, उनका प्रोडक्शन पर एकड़ हमसे ज्यादा है, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह पे 300 कोल्ड स्टोरेज है आगरा में। लगभग लगभग 8 करोड़ बोरियां यहाँ पे कोल्ड स्टोर होती हैं। 10 से लेके 12 करोड़ आलू की बोरियां यहाँ पैदा होती हैं, और उसमें से कुछ फार्म फ्रेश बिकती हैं, कुछ वैसे बिकती हैं। 8 करोड़ के आसपास पैकेट हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोर से में स्टोर होता है, 8 से 9 करोड़ बोरियां। तो इतना बड़ा हब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। मेरा सारा फोकस अभी जो है मैक्सिमम वो आलू के ऊपर ही है। हालांकि हम आलू के साथ साथ और चीजों पे भी काम कर रहे हैं। आलू के खेतों के खुदाई के तुरंत बाद हम लोग मूंग लगाते हैं अपने यहाँ। आजकल बड़ी उसकी डिमांड है, तो हम मूंग पे भी काम कर रहे हैं, हम बाजरा पे भी काम कर रहे हैं, और एक और हमारे पास मेन क्रॉप है जिसको हम लोग बड़ी अच्छे से कैश क्रॉप कहते हैं, वो है फूल गोभी की। और वो आगरा में और हमारे सराउंडिंग एरिया में बहुत बड़े लेवल पर होती है। तो हम फूल गोभी पे भी बहुत सारा फोकस किए हुए हैं, हमारे किसान लोग और हम लोग। हम फूल गोभी पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जी। आप इतने बड़े लेवल पे खेती कर रहे हैं, तो क्या आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं किसी डील प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ, और मैं अपना सिर्फ खेतों पे काम करता हूँ। और मुझे लगता है कि खेती बाड़ी का काम खेतों में ही होना चाहिए, ना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कुछ एडवांस और कुछ पुराना कुछ नया आज सब मिक्स करके और हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी की सारे लोगों को भी काम कराने का प्रयास करते हैं, कि जो लोग किसानों के बेटे हैं जनरली। होता ये है कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट होता है, और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट होता है। जनरली मैं देख रहा हूँ कि किसान का बेटा किसान बनने में थोड़ा सा भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। और लेकिन समय आएगा, समय आएगा, लगातार खेती कम हो रही है। हम कुछ भी सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं, कुछ भी हमारे पास प्लान भी हो सकता है किसी भी चीज का, लेकिन जी। हमारे पास भोजन का कोई दूसरा प्लान भी नहीं है। जी। भोजन सबको चाहिए। और जैसा कि हम लोग लगभग 150 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या हो चुकी है, तो लगातार हमें उसके लिए अन्न की और खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ रही है, और पड़ेगी भविष्य में, क्योंकि इसके बिना काम तो नहीं चल नहीं सकता है। तो थोड़े टाइम के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को भी लोग बड़े अच्छे नजरिए से देखेंगे, जो कि आज नहीं देख पाते हैं और नहीं देखते हैं। आप कहीं जाइए और आप किसी जगह कहिए कि मैं किसान हूँ, तो लोग पता नहीं किस तरह से मन में लेते हैं, पर शायद अच्छा तो नहीं लेते होंगे। और अभी इसी वजह से जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा सा इससे बच रही है। बट मेरा उस पीढ़ी को भी सुझाव है, और मेरा उनसे निवेदन भी है कि आप अपना पुश्तैनिक जो आपके पास जमीनें हैं उनका संरक्षण करिए, उसको आगे लेके जाइए, और अच्छे से अच्छी क्रॉप करके अपने जो आपका एरिया है जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो भी आप अच्छी से अच्छी क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप करिए, और आप आगे करिए। ये देश कहीं ना कहीं हमको अन्नदाता कहा जाता है। तो अन्नदाता का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम लोग भगवान की श्रेणी में आ गए। तो लोगों का पेट भरना ये भी बड़ा काम है, ये बड़ा काम है, और ये बुरा काम नहीं है, ये इतना पक्का है। अच्छा है। खेती से कृषि व्यवसाय में आना लोगों के लिए एक चुनौती भरा काम होता है। आपने जब शुरुआत की और जब कृषि व्यवसाय में जब इंटर किए आप, तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? लोगों ने मुझे बड़ा सलाह दी कि आप गलत कर रहे हो, आप ये गलत डिसीजन ले रहे हो। आप व्हाइट कॉलर जॉब में हो या उस तरह का आपका काम है, आप वो काम करिए। आपके फादर डॉक्टर हैं, आप उस तरह कुछ प्लान करिए, उस तरह की लाइन में जाइएगा। तो मगर नहीं, वो तो सब नहीं करना है, तो फिर भी आप कॉर्पोरेट में काम करिए। आप यहाँ नहीं कुछ कर पाएंगे, ये नहीं फायदे का सौदा है, आपको नुकसान होगा, आपको लौट के वापस वहां जाना पड़ेगा। तो हमने भी ठान ली कि हम लौट के नहीं जाएंगे, हम इस काम को आगे लेके जाएंगे, और इस काम में
लोगों को साथ भी लाएंगे। और अभी मेरे एरिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक करने के बाद भी और भी अच्छी पढ़ाइयाँ करने के बाद भी बहुत अच्छे लेवल पे खेती कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेरा एक सुझाव भी है साथ साथ अपने युवा पीढ़ी के लिए कि आप अगर थोड़ा सा इसको एग्रीकल्चर को मिक्स कमर्शलाइज करेंगे, इसके साथ साथ कोई एक आध और अपना पारिवारिक स्रोतों में से एक कारोबार ऐसा कर लेते हैं, चाहे वो डेयरी का सही या जनरल स्टोर ही सही, कुछ भी छोटा मोटा एक काम सही, जिससे आपको थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि रनिंग इनकम आपके पास आती रहे, तो आपकी अपनी आवश्यकताओं के लिए, घर खर्चों के लिए हर बार आपको अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी, जो कि कभी कभार हमें पैसे की आवश्यकता में हमें कम मूल्य पे बेचनी पड़ती है। तो अगर आपके पास छोटा सा कोई रोजगार है, वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो अगर आपके पास होगा तो आपको अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए, छोटी आवश्यकताओं के लिए आपको अपना ये फसल को बिना भाव के नहीं बेचना पड़ेगा। आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहेंगी, तो आप अपनी उपज को बेचेंगे जब जब आपको पैसे की आवश्यकता के लिए बाध्य नहीं है आप, भैया मैं अभी नहीं बेच रहा हूँ, मैं तो अगले महीने बेचूंगा, और इस महीने मुझे खाने खर्चे के लिए कोई समस्या नहीं है। तो बेहतर तरीके से आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अच्छा मूल्य ले सकते हैं। और जब आप मूल्य अच्छा लेंगे तो आपको अंदर से एनर्जी भी आएगी, आपको अंदर से एक जोश भी आएगा, एक आपको उमंग भी रहेगी काम करने की, और आप आगे बढ़ोगे। जी। अम, सर, आपसे अगला सवाल ये है कि आने वाले वर्षों में कृषि व्यवसाय में क्या बदलाव और विकास की संभावना आप देखते हैं? मुझे लगता है कि हम लोग 80 करोड़ हैं हिंदुस्तान में किसानों की, मेरी मेरी जो किसानों की संख्या है वो 80 करोड़ के आसपास है। और अभी तक जो इंडस्ट्रियां में एक एक दो दो करोड़, तीन तीन करोड़ लोग शामिल हैं, वो इंडस्ट्रियों पर सरकार का बहुत ध्यान है, सरकार का बहुत फोकस है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद सरकार ने कुछ सोचना स्टार्ट किया है हमारे बारे में। और अगर थोड़ा सा सरकार सोचे, थोड़ा सा हम लोग बदलाव लेके आए, तो हम तो एक क्रांति ला सकते हैं। हम बहुत बड़े लेवल पे बड़ा काम कर सकते हैं। हम अभी लाखों करोड़ रुपए का हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग फ्रूट्स हैं, दूसरी सारी चीजें हैं, उनको इम्पोर्ट कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा सरकार का सपोर्ट मिल जाए, और तो हम, मुझे लगता नहीं कि कोई भी सेक्टर हमें हमारे आसपास भी छू सकता है। हम उतना बड़ा नेटवर्क, उतना बड़ा हमारे पास लैंड एरिया, उतनी बड़ी हमारे पास मैन पावर, उतने बड़े लेवल पे हमारे पास जुनूनी किसान हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार थोड़ा सा हमारा साथ दे, हमारा हाथ पकड़े, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय 100% कृषि का होगा, और कृषि आधारित सेवाओं का होगा, और उसमें बहुत चीज आने वाले हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। जी। आप एक सफल किसान हैं, और इस जर्नी के दौरान आपने कौन सी वो महत्वपूर्ण गलतियां जो की थी वो उसको हाईलाइट करना चाहेंगे, और उससे उससे आपने क्या सीखा जो हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना आप चाहेंगे? मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था कि खेती में दो चीजें होती हैं, एक तो पैदा करना, उसे बेचना। तो सामान्य तौर पे पैदा करने में तो आप गलती नहीं करते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से सीख लेते हो, समझ लेते हो। गलती करते हो आप बेचने में, या तो आप प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर पाते हो, या अत्यधिक से अत्यधिक भाव के लालच में आप अपनी फसल को बनाए अपने पास रखे 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 रहते हो कि और तेज होगा, और तेज होगा। किसान ऐसी गलती कभी ना करें। आपकी उपज बाजरा हो, आपकी उपज गेहूं हो, सरसों हो, धान हो, चालू हो, कुछ भी हो, आप किसी भी क्रॉप को जो बेचने का टाइम है, हमारे यहाँ 90% क्रॉप ऐसी हैं कि जिनका एक एक वर्ष में आपको उनको बेचना होता है, या और कम समय में आप बेचना होता है। उसको उतने ज्यादा समय से के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते हो। तो जो भी आपका स्टोरेज टाइम है किसी की भी क्रॉप का, उस क्रॉप के हिसाब से, सपोज किसी भी क्रॉप का स्टोरेज टाइम 6 महीने का है, तो आप कोशिश करिए कि मैं उस क्रॉप को 6 महीने में ही बेचूं। किसी एक महीने के लिए फिक्स मत करिए आप। कभी कभार मैंने क्या गलती की, और सामान्य लोग गलती करी जाते हैं, कि हमने कहा नहीं हम तो लास्ट में बेचेंगे, और लास्ट में मालूम पड़ा उसकी जो कीमत है वो बहुत नीचे आ गई। या हमने तो शुरुआत में बेच दी, हमको रिस्क नहीं लेना है, तो फिर बाद में कीमतें बहुत ऊपर हो गई। तो आप जो भी आपका उस स्टोरेज टाइम है, जो भी उसकी कीपिंग क्वालिटी के हिसाब से एक टाइम है, 6 महीने, 8 महीने, एक साल का जो समय है, आप अपनी उपज को लगातार उतने महीनों में बांट लीजिएगा। आपके पास 6,000 बोरी का गेहूं है, और वो आपको 6,000 बोरी गेहूं 6 महीने बेचना है, तो आपको मानना है कि मुझे 1,000 बोरी प्रति माह बेचना है। आपको छोट नीचे के, ऊपर के, मीडियम के, आपको सारे के सारे रेट मिलेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। और जो जी। गलती कर देते हैं हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि अत्यधिक से अत्यधिक मूल्य के लालच में हम उसे एकदम या तो शुरुआत में बेच देते हैं, या लास्ट में बेच देते हैं, या इकट्ठा बेच देते हैं। तो हमारे लिए वो एक नुकसान का कारण बन जाता है। मेरी सलाह है
उसको समान भाव से आप इक्वल करिए, 4 महीने में या 5 महीने में डिवाइड करिए, और उतना लगातार धीमे 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 से बेचते रहिए। जी। अच्छा, आप इतने बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं तो आपका कोई ब्रांड भी है? मेरे फादर के नाम पे हमने डॉक्टर, मेरे पिताजी का नाम जैसे कि डॉक्टर भानु प्रताप सिंह है, तो हमने उन्हीं के नाम पे डॉक्टर बीपीएस ग्रुप अपना बनाया हुआ है, और हमारी फार्मिंग ब्रांडिंग सब उसी के नाम पे हो रही है। हमारे दूसरे वेंचर हैं वो भी सब उन्हीं के नाम पे है, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, कॉलेज वगैरह सब उन्हीं के नाम पे है। तो डॉक्टर बीपीएस के नाम से हमने अपना एग्री फॉर्म बनाया हुआ है, और हमने उसके अभी तो हम उसमें और भी कुछ काम करने जा रहे हैं, कुछ कंपनी फॉर्म में भी लेके उसे आ रहे हैं। तो हमारा जो ब्रांड नेम है वो डॉक्टर बीपीएस है। जी। अभी आप टोटल कितने रकबे में खेती कर रहे हैं? अभी मोटी मोटा जो मेरी खेती हो रही है वो 400 एकड़ के आसपास हो रही है। इसमें कि मेरा 100 एकड़ मेरे पास लैंड है वो आगरा में है, और 300 एकड़ मेरी जमीन आगरा से बाहर की बाहर है। तो लगभग 400 एकड़ में हम अभी खेती कर रहे हैं। जी। अभी आपको हाल ही में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड में आपको फर्स्ट रनर अप प्रेसिडेंट फार्मर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला, तो आपको कैसा लगा? और ये, अगर इस अवार्ड में जो किसान आए थे आप उनसे मिले होंगे, तो आपको अनुभव कैसा रहा था? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, कृषि जागरण के लिए और इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अवार्ड जब मिलता है तो वो हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उससे आपको बहुत बड़ा ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, और आगे बढ़ने में आपकी मदद मिलती है। इसके साथ साथ वो आपकी जिम्मेदारियां भी आपको बहुत देता है। तो मैंने ताकत और हौसले के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी समझा है, और लगातार मैं उस गरिमा को बनाए रखने के लिए, उस अवार्ड की गरिमा को बनाए रखने के लिए और मेहनत करूंगा। ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अपनी बात को, अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को शेयर करता तो हूँ, और भी शेयर करूंगा, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय था और उसकी तरफ जुड़े हैं, जो नई पीढ़ी उससे मुंह मोड़ रही है या उतने इंटरेस्ट के साथ उसे नहीं कर रही है, वो भी जुड़े, इंटरेस्ट के साथ खेती करें, खुश रह के काम करें। और देखिए, खेती बाड़ी में एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज आपको और मिलता है। वो ये है कि जब आप खेती कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने गांव में रहते हैं या अपने घर पे रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो एक आपको और बहुत बड़ी सेवा का मौका मिलता है अपने माँ बाप के पास रहने का, और आप उनके पास रहते हैं, उनकी सेवा करने का आपको मौका मिलता है, परिवार के साथ रहने का आपको मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसकी वजह से कोई आपको परिवार से दूर नहीं जाना पड़ता है। घर पे रहिए, अपना काम करिए, साथ में कुछ और भी कर सकते हैं। आपके पास भरपूर टाइम होता है समाज को देखने के लिए, समाज में अपना अपनी अपने जो भी आपकी नॉलेजेज है, जो भी आपकी जानकारी है उसको शेयर करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे हिसाब से उसको बहुत फैंटास्टिक जॉब है। बशर्ते साथ में कोई आपने और काम कर रखा है तो बेहतर है। और जो जिम्मेदारी मुझे मिली है ये सब आर्ट के साथ साथ, मैं उसे बखूबी आगे लेके जाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि लोग इससे, इस पेशे से जुड़े हैं, और नए नए लोग आए, नए आइडियाज आए, नई क्रॉप कल्चर आए, हम लोग पैसा बनाएं, और जो देश अभी हमारा इंपोर्ट कर रहा है वो हम बहुत जल्द एक्सपोर्ट में बढ़े और काम आगे करें। यही मेरी एक सी ख्वाहिश है। जी। सर, अभी आपका एनुअल जो टर्नओवर है वो कितना है लगभग? सारे मेरे वेंचर मिला के मेरा जो टर्नओवर है वो 100 CR के आसपास है, और एग्री रिलेटेड है वो 40 से 50 के बीच में रहता है, और बाकी सब मिला करके जो मेरा कारोबार है मैं वहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करता हूँ। जी। सर, अब आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो कृषि के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, अ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार कृषि जागरण के जो भी पाठक हैं, जो दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से पहले तो हमारा जो नंबर आ रहा है उसकी बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आप थोड़ा सा प्रयास करें, हम सब थोड़े से प्रयास करें, तो जो हमारे देश के किसानों की दिशा और दशा है वो बदलेगी, और मेरा विश्वास है बहुत जल्द बदलेगी। आप हौसला रखिए, और नए नए लोगों को मोटिवेट करिए कि वो खेती से मुखरे नहीं, उसकी तरफ जुड़ें। और आने वाला समय खेती का है, किसानी का है, जमीन का है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है भोजन के लिए दूसरा कुछ और। निश्चित समय आएगा, सुधार होगा, और ये जिस दिन सुधार होना स्टार्ट हुआ, सही मायने में उस दिन देश भी महाशक्ति बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का जो हमारा बड़ी इकोनॉमी बनाने का सपना है, वो बिना किसानों के साथ के पूरा नहीं हो सकता है। तो किसान जुड़े और खेती बाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से लें, उसको समझें, अपनी नई वाली पीढ़ी को लेके आए। निश्चित तौर पे आने वाला कल हमारा होगा।
निसंदेह आज की चर्चा काफी सारगर्भित रही है, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी किसान हमारी इस चर्चा को देख रहे होंगे और जो भी पाठक इस चर्चा को पढ़ेंगे तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप यूं ही किसान से जुड़े रहेंगे और कृषि से संबंधित जानकारियां जो है किसानों को देते रहेंगे। तो इसी के साथ सर मैं इस चर्चा को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कृषि जगत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार।